अस्सलामु अलैकुम। बेटा मेरा लास्ट जो टॉपिक था ना वो मैंने आपको पढ़ाया था होमोलोगस सीरीज। ठीक है, सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2। उसके तीन प्रॉपर्टीज बताई मैंने आपसे कहा दे हैव सिमिलर केमिकल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा मैंने आपसे कहा बेटा दे हैव अ जर्नल फॉर्मूला। तीसरा मैंने आपको बताया दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। आज मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बताता हूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं बेटा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, atoms or group of atoms which give specific property to a compound। किसी भी ऐसे एटम को बेटा या ग्रुप ऑफ एटम को जो किसी कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा हो तो हम उसे बोलते हैं वो फंक्शनल ग्रुप है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जरा देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे सी सी, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच और ये एच। ठीक है, और यहां मैंने लगाया बेटा एक और एच। इस कंपाउंड का नाम है इथेन। आप इसे क्या बोलते हैं? इथेन। ये जो इथेन है बेटा, इसकी दो प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर करता हूं। पहली प्रॉपर्टी बेटा ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, और दूसरी बात बेटा ये ऑर्डरलेस है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। अच्छा, अब आप देखिए, अगर मैं इस ईथेन में कुछ चेंजेस करूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं क्या मतलब। कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं, जैसे बेटा एच सी, एच एच सी, इधर एच, इधर एच। सपोज करें बेटा मैं इसका एक एच हटा करके यहां लगा देता हूं ओ एच। बेटा इस कंपाउंड को कहते हैं इथेनॉल। और इसके बारे में मैं आपको इसी तरह की दो प्रॉपर्टीज बताता हूं। पहली बात बेटा ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। दूसरी बात बेटा इथेनॉल की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है। अब आप सोचें कि ईथेन से इथेनॉल बनाया और पूरी पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो वो जो चेंज आया है प्रॉपर्टीज में, ऐसा क्या डिफरेंस आ गया फॉर्मूला में जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो गई? तो आप कहेंगे सर एक्चुअली ये जो ओ एच आपने लगाया है इसकी वजह से इस कंपाउंड की इंटायर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो इस ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप बेटा। तो कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करे, हम उसे बोलते हैं इट्स अ फंक्शनल ग्रुप। एक एग्जांपल और देता हूं इसी तरह की, जैसे एच सी, एच एच
सी एच और एच। अगर मैं इसके साथ एक और एच लगा दूं, ये इथेन हो जाएगा। ठीक है, नहीं लगाया, मैंने यहां लगा दिया NH2 बेटा। इस कंपाउंड को कहते हैं अमाइनो इथेन। अमाइनो इथेन। अमाइनो इथेन बेटा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, पहली बात। और अमाइनो इथेन की जो स्मेल होती है वो फिशी स्मेल होती है। ये जो फिश से स्मेल आ रही होती है बेटा, ये इथाइल अमाइन की होती है या अमाइनो इथेन की होती है बेटा। अब आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ कि किस वजह से इस ईथेन की इंटायर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, ऐसा क्या चेंज आया है? तो आप कहेंगे सर आपने इसमें एक NH2 ग्रुप लगा दिया, इसका मतलब ये जो चेंजेस आई हैं ये इस ग्रुप की वजह से आई हैं। एग्जैक्टली exactly। तो बेटा ये जो ग्रुप ऑफ एटम है, इसे आप कहेंगे ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं बेटा? कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से पूरे कंपाउंड की इंटायर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, हम उन्हें बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। हम ए लेवल्स के अंदर जिनसे हमारा आमना सामना होता है, 13 फंक्शनल ग्रुप्स हैं ऐसे बेटा। 13 फंक्शनल ग्रुप। मैं पहले उनको लिस्ट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। एक लिस्ट उनकी मैं पहले बना दूँ ताकि आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया हो जाए। सबसे 3 कॉलम्स है, जरूरत ही नहीं है आपको, बस सिंपल सिंपल से 3 हेडिंग्स लिखें, दैट्स इट। पहले में मैं लिख रहा हूं फंक्शनल ग्रुप। दूसरे में मैं लिखूंगा बेटा उनका नाम, यानी कि नेम। पहले में आ गया फंक्शनल ग्रुप, दूसरे में हो जाएगा बेटा नेम, और थर्ड में हो जाएगा बेटा एग्जाम्पल। तो फंक्शनल ग्रुप, नेम और एग्जाम्पल बेटा। सही है। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आर, नंबर 1 आर। आर का मतलब मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूं बेटा, आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल, जिसे आप अल्काइल कहते हैं। रेडिकल का मतलब जिसमें कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है बेटा अल्काइल। हम इसे कहते हैं अल्काइल बेटा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मीथाइल, ईथाइल वगैरह बेटा। इसी तरीके से बेटा हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है सी डबल बॉन्ड सी बेटा। अब मैं बच्चों को, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ना लिफ्ट ही नहीं कराते, जबकि मैं कह भी रहा होता हूँ उनको कि बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। अगर कभी किसी कंपाउंड में कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों और उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो और वो आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बताओ, तो बेटा अल्कीन इज अ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि आपने अल्कीन को कंसीडर करना है, क्योंकि अल्कीन इज अ फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्कीन बेटा। फॉर एग्जाम्पल C2H4 ले लें या C3H6 बना लें बेटा, तो ये अल्कीन्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है सी ट्रिपल बॉन्ड सी बेटा। इसे कहते हैं बेटा अल्काइन। दिस इज नोन एज अल्काइन। तो जैसे आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया है बेटा, आप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे C2H2, C3H4 एंड सो ऑन, जैसे ईथाइन, जैसे प्रोपाइन वगैरह वगैरह।
हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप बेटा आर यानी अल्काइल के साथ अगर ओ एच लगाओ, हाइड्रोक्सिल, जिसे आप लोग एल्कोहल भी कहते हो, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, ये आप ओ लेवल से ही पढ़ चुके हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे मीथनॉल, जैसे इथेनॉल वगैरह वगैरह। इसी तरीके से बेटा हमारा अगला जो फंक्शनल ग्रुप है नेक्स्ट, वो भी आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हो, आर सी ओ ओ एच ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी ओ ओ एच ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी ओ टू एच ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों रिप्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए बेटा। इस फंक्शनल ग्रुप को भी आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं बेटा, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे बेटा मीथेनोइक एसिड, जैसे बेटा इथेनोइक एसिड वगैरह वगैरह। सही है, ये सब किसकी मिसाल है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये भी आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हो, आर सी ओ ओ आर। इसे लोग आर सी ओ ओ आर भी लिखते हैं। इसे बोलते हैं एस्टर बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एस्टर। ये भी आपका ओ लेवल वाला ही है बेटा। इसे कहते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एस्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथाइल, मिथानोएट, इथाइल, इथानोएट वगैरह वगैरह। इसी तरीके से बेटा हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एन एच और आर। इसे हम कहते हैं अमाइड। ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहें बेटा तो इसकी लिख सकते हैं, जैसे बेटा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और CH3। हमारा अगला फंक्शन ग्रुप भी आप थोड़ा बहुत उसके साथ जान पहचान आपकी यकीनन होगी बेटा। आर के साथ अगर NH2 लग जाए तो इसे अमाइन पढ़ते हैं। आपने ओ लेवल में कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर बेटा अमाइड और अमाइन थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। ठीक है, यहाँ थोड़ी और डिटेल हो जाएगी, देख लीजिएंगे। इसे कहते हैं अमाइन बेटा। जैसे मिसाल के तौर पे CH3 के साथ क्या लगा हो, NH2। ये वो सारे फंक्शन ग्रुप मैंने लिखे हैं बेटा जिन्हें आप ओ लेवल से किसी ना किसी रेफरेंस से जरूर जानते हैं। ये सब अल्काइल को जानते हैं, अल्कीन जानते हैं, अल्काइन जानते हैं, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एस्टर, अमाइड, अमाइन, इन सबको आप जानते हैं। मैं अब आपको वो फंक्शन ग्रुप बताता हूं बेटा जो आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़े। सबसे पहले नंबर 1, आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ H, और इसे अक्सर RCHO लिखा जाता है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, HYDE। ठीक है, ये HYDE। अच्छा, अब मसला क्या है एल्डिहाइड को? पहले अच्छा, पहले मैं से जरा वो कर दूं, HCOH या फिर CH3CO और H, एल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, अब जरा समझिएगा बात को। बहुत सारे बच्चे ना एल्डिहाइड को अल्कोहल में मिक्स कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। एल्डिहाइड अलग चीज है, अल्कोहल अलग चीज है। आप देखें बेटा, अल्कोहल में OH है, एल्डिहाइड में CHO है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके अलावा एक मेन डिफरेंस है जो बच्चे अक्सर बॉन्डिंग में मिस्टेक कर देते हैं। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में H डायरेक्टली O से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त क्या है कि आपका H N के साथ या O के साथ या F के साथ जुड़ा हो, जबकि एल्डिहाइड में ऐसा नहीं है, आपका H डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो प्लीज बेटा एल्डिहाइड और अल्कोहल को आपस में मिक्सअप नहीं कीजिएगा। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप भी आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ा, आर सी ओ आर, या फिर आप इसे आर सी ओ आर कह सकते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है बेटा कीटोन। कीटोन कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी आपने पहले नहीं पढ़ा बेटा, CH3 COCH3, ये एग्जाम्पल है कीटोन की। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप भी आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा बेटा, आर के साथ अगर CN लगा हो, साइनाइड ग्रुप लगा हो, तो बेटा इसे पढ़ा जाता है नाइट्राइल, इसे पढ़ा जाता है नाइट्राइल, इसे नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा, याद रखिएगा। जैसे CH3 और CN लगाओ, ईथन नाइट्राइल। इसी तरह हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप भी आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा बेटा, और ये है RO और R बेटा, ROR, ठीक है। इसे कहते हैं ईथर, ईथर सही है। एग्जाम्पल है इसकी बेटा, जैसे CH3OCH3, इसे कहते हैं ईथर। इसी तरीके से बेटा हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये भी आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा, R के साथ X लगा हो, इसे कहते हैं हेलोजिनो अल्केन या अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इसे कहते हैं हेलोजिनो अल्केन कहते हैं इसको, हेलोजिनो अल्केन। CH3Cl लिखा हो या C2H5Br लिखा हो, आप इसे कहते हैं हेलोजिनो अल्केन। और लेट मी चेक, मैंने आपको कितने करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए बेटा। तो 13 फंक्शनल ग्रुप के साम आपका उनका आमना सामना होगा, ठीक है, 13 फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। मेरा अगला टॉपिक क्या है फंक्शनल ग्रुप्स को एक्सप्लेन करने के बाद बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला। मेरी नेक्स्ट हेडिंग का नाम है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्मूला आप 4 डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं, और उन 4 डिफरेंट तरीकों में बेटा सिर्फ एक तरीका ऐसा है जो आप ओ लेवल्स में नहीं पढ़ते, सिर्फ एक तरीका। बाकी 3 तरीके बेटा आपके वही ओ लेवल्स वाले हैं, सही है, जैसे आपने ओ लेवल्स से पढ़े थे वैसे ही वो तरीके हैं। सिर्फ एक तरीका ऐसा है जो आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा होगा बेटा। मैं आपको कोशिश करता हूँ, सही है, एक एक करके समझाने की। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आपके पास एक फॉर्मूला हो C5H12, आप इसे कितने तरीकों से लिख सकते हैं उनको जरा समझिएगा बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 कार्बन है, आपने सबसे पहले 5 कार्बन बनाए, 1, ये 2, 3, 4, 5। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें।
जितने हाइड्रोजन कम हो उतने हाइड्रोजन लगा दे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, वन, ये वन और ये वन, चार बॉन्ड हो गए। इसी तरह सेकंड वाले हाइड्रोजन के बेटा ये देखें, दो बॉन्ड हो गए, और तो टोटल चार हो गए। उसके बाद थर्ड वाले ने दो बॉन्ड्स बनाए में बेटा, आपने दो हाइड्रोजन बना दिए। इसी तरह फोर्थ वाले ने दो बॉन्ड्स बनाए, आपने दो हाइड्रोजन लगाए। इसी तरह लास्ट वाले ने बेटा एक बॉन्ड बनाया, तो आपने तीन बॉन्ड्स और बना दिए। ये हो गया आपका पेंटीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखिएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपने हर बॉन्ड को इंडिविजुअली शो किया है। तो अगर आप किसी स्ट्रक्चर में ईच एंड एवरी बॉन्ड को इंडिविजुअली शो कर रहे हो, तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बेटा। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेड स्ट्रक्चर। इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखूं, दोबारा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल सी, 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 सी और सी। अब मैं वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूं, जितने हाइड्रोजन कम हो यानी जितने बॉन्ड्स कम हो उतने हाइड्रोजन लगा दो। तो बेटा इसका एक बॉन्ड हो गया तो तीन हाइड्रोजन लिखने चाहिए ताकि वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। इसके दो बॉन्ड्स हो गए तो दो हाइड्रोजन, इसके दो बॉन्ड्स हो गए तो दो हाइड्रोजन, इसके दो बॉन्ड्स हो गए तो दो हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड हो गया बेटा, तीन हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, इसी को एक और तरीके से भी लोग लिखते हैं, ठीक है, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। कुछ लोग इसको ना ऐसे भी लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3, उसके बाद कौन है CH2, तो आपने डॉट लिखा, अगेन CH2 लिखा, फिर डॉट लिखा, अगेन CH2 है, फिर डॉट लिखा, अगेन CH2 है, डॉट लिखा, CH3। इन दोनों में से किसी भी तरीके से अगर आप फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चाहे ऊपर वाली की तरह शो करो, नीचे वाली की तरह शो करो, एक ही बात है। ये सब आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं, सही है। एक मैंने क्या कहा, चार में से सिर्फ एक तरीका ऐसा है जो आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा होगा। दो हो गए। हमारा तीसरा तरीका बेटा, ठीक है, थर्ड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला इज दिस। सपोज करो आपने यहां लिखा CH3। अब आप चेक करें बेटा, ऊपर वाले फॉर्मूला को गौर से देखें कि एक कार्बन CH3 के बाद कितने कंसेक्यूटिव CH2 आ रहे हैं, तीन। तो पता है आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने लिखा CH2 थ्री टाइम्स, यूं कर दिया, और एंड में फिर क्या आ रहा है CH3, आपने वापस लिख दिया CH3। अगर आप इसी C5H12 को इस तरीके से लिखेंगे बेटा, तो आप इसे कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। छोटा कर देना, कंडेंस्ड फॉर्मूला कोई सा भी हो सकता है जिसमें आपने चीजों को मर्ज कर दिया और समराइज कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो बेटा ये तीनों फॉर्मूला आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने ओ लेवल में क्या नहीं पढ़ा वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, और उसे कहते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर बेटा। तो हम स्केलेटल स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपने पहले नहीं पढ़ा। हम इसे कहते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर के अंदर बस आपको एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल याद रखना होता है। तो बच्चों से हमेशा कहता हूं यार एक रूल याद रख लो, यकीन जानो आपको खुद दिल चाहेगा कि बस स्ट्रक्चर सिर्फ स्केलेटल ही बना है। एक छोटा सा रूल याद रखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, और वो क्या है बेटा, ईच कॉर्नर represents a carbon, a carbon बेटा, बस ये बोल रहा हूं। हर कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कार्बन। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे अब मेरे पास 5 है ना, C5 था ना, क्या था, C5H12 था। ये देखिए 2 3 4 5। अब इसमें कॉर्नर गिने कितने हैं बेटा, तो आप कहेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हर कॉर्नर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब सवाल ये कि सर कार्बन तो आ गए, तो हाइड्रोजन कैसे निकालें, वैलेंसी से। वैलेंसी से मैं समझाता हूं, जरा देखिएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए पहले, सपोज करो आपको एक फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ, ये देखिए, अभी समझ में आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ, ठीक है, ये एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर में है क्या बेसिकली, तो बेटा आप एक काम किया कर, आसान, वैसे पेपर में नहीं करना होता, अभी सिर्फ चूंकि आपका स्टार्ट है तो इसलिए बोल रहा हूं। जिस सीक्वेंस में स्केलेटल है उसी सीक्वेंस में उसका स्ट्रक्चर बना के देख ले जरा, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। शुरू में बोल रहा हूं, बाद में तो फिर आसान हो जाएगा। जैसे बेटा ये देखिएगा, ये हो गया सी, मैंने बनाया सी, मैंने बनाया, ये देखिए अगेन सी, और बेटा मैंने बनाया अगेन सी। आप चेक करें ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर 4 कॉर्नर्स है ना, ये 1, ये 2, ये 3 और बेटा ये 4। ठीक है, 4 कार्बन हो गए। अच्छा, अब 2 और 3 के बीच में उसने क्या बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड बेटा, ये बनाया हुआ है डबल बॉन्ड। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई करें, आपको ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले वाले कार्बन ने, टॉप वाले ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बेटा 3 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब है ये वाला कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CH3। ठीक है, दोबारा देखिए, इस दूसरे वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए, तो रह कितने गए, एक। इसका मतलब ये हुआ ये वाला का कॉर्नर जो है वो CH को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखें बेटा, कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए, एक रह गया, तो इसका मतलब है ये वाला कॉर्नर CH को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। नाउ सबसे लास्ट को देखें, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कितने रह गए, 3, तो इसका मतलब है इस वाले कॉर्नर ने क्या बनाया हुआ है, CH3 है, इस कॉर्नर में क्या है, CH3। चेक कर लें आप। तो आपको कैसे पता चलता है कि किस कॉर्नर में क्या होगा, वैलेंसी से, सो सिंपल। अच्छा, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट अ कार्बन। अगर कार्बन ना हो तो बेटा कॉर्नर नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बल्कि इंटर कन्वर्ट करना सिखाता हूं, उसको इसमें इसको उसमें। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 COO CH2 और CH3। ठीक है, ये एस्टर है। सपोज करो मुझे इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का स्केलेटल बनाना है, तो अब जरा गौर कीजिएगा, ठीक है, क्या सिखा रहा हूं। इसमें शुरू में कंसेक्यूटिव 3 कार्बन है यहां तक, ठीक है। तो आपने 3 कॉर्नर्स बनाने अपनी मर्जी से, किसी भी तरीके के, कोई भी जैसे तुम्हारा दिल चाहे, जैसे 2 और ये हो गया 3। अगर कोई बच्चा इसको नीचे से ऊपर करके बनाए तो भी कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं होने का मतलब ये है कि अब इसके बाद कॉर्नर नहीं होना चाहिए, ब्लैंक कॉर्नर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, तो आपने बना दिया ऑक्सीजन। दैट्स इट। अब बताएं उसके बाद फिर कितने कंसेक्यूटिव कार्बन है, 2। यानी आपको दोबारा से 2 कॉर्नर्स बनाने, और से देखिएगा, 1 2। अब आए 1 2 3, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, तो 1,
ये 2 और ये 3, तो थर्ड कार्बन पे आपने ऐसे करके डबल बॉन्ड करके ओ लगा दिया। आपको पता है ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला स्ट्रक्चर एक जैसे हो गए बेटा, ये एक जैसी चीजें हैं, एक ही बात है। एक और चीज देखिएगा दोबारा से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, N के साथ H, CH2, COOH लिखा हुआ है। अब ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, हाँ है। मैं चाहता हूं आप इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएं, मतलब इसको स्केलेटल फॉर्म में लिखें। तो आप क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कहीं से भी देख लें, चेक करें कितने कॉन्जेक्यूटिव कार्बन्स हैं। 4। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया बेटा, 4 कॉर्नर्स बना दिए। 1 2 हो गए, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 हो गए कॉर्नर। अब बताओ चौथे कॉर्नर के बाद क्या आ रहा है, उसके बाद N आ रहा है। कार्बन नहीं है, नहीं है तो कॉर्नर भी नहीं होना चाहिए। आपने वहां क्या कर दिया, N लिख दिया। उस N के बाद कितने कॉन्जेक्यूटिव कार्बन आ रहे हैं, 2, तो आपने अब 2 कॉर्नर्स और बनाने, 1 2, ये हो गए। अब आप वैलेंसी, ओ सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन पे देखते रहें कहाँ पे क्या चीज़ है वो बना दें। 3, ये 4, ये सॉरी ये 5 और ये 6 बेटा। अब देखते जाइएगा, सबसे पहली चीज़ भाई, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, तो आपने यहाँ सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O बना दिया। उसके बाद फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, तो आपने फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड O बना दिया। उसके बाद N के साथ एक H लगा हुआ, तो बेटा आपने N के साथ एक H लगा दिया। उसके बाद सबसे लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O और OH दोनों हैं, तो आपने कहा इसको डबल बॉन्ड O और OH कर दो। तो बेटा ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, ये बोल रहा हूं। सो इट्स कॉल्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर। एक और चीज देखिएगा बेटा, लुक एट हियर, फॉर एग्जांपल अब जैसे कभी कभी साइक्लिक कंपाउंड देता है, आपको हर तरह का कंपाउंड पता होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज यहां मैंने लगा दिया ऐसे डबल, अब इस या और चलो एक काम और करता हूं, एक ये बना दिया और एक यूं बना दिया, ठीक है। इस स्केलेटल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बन सकता है, तो मैंने आपसे क्या कहा, जिस सीक्वेंस में स्केलेटल हो एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं सी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपने बनाया सी, ये आपने बनाया सी, ये आपने बनाया सी, ये आपने बनाया सी, सी, उसके बाद इधर डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक कॉर्नर यहाँ है तो एक सी इधर आ गया, एक कॉर्नर यहाँ है तो एक सी इधर आ गया। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई करें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसका मतलब है ये सबसे टॉप वाला CH2 था, उसके साथ वाला CH2, उसके साथ वाला CH2, यानी ये भी CH2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी CH2 रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ वाला नीचे वाला CH2, यानी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है CH2 को। अब आप चेक करें, डबल बॉन्डेड कार्बन जो दोनों हैं, दोनों ही की वैलेंसीज फुलफिल है, 4 4 बॉन्ड्स बने हुए। तो बेटा ये जो सबसे बाहर निकले हुए कार्बन है, इसमें 3 H इधर होंगे और बेटा
3 H इधर होंगे। तो ये जो स्केलेटल बनाया है इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो आप स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्मूला को स्केलेटल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेपर में आपको ये करना नहीं होगा ना, आपको नहीं बोलेगा इसका स्केलेटल का स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर का स्केलेटल बना, वो तुमसे वो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता। तो आपको पता होना चाहिए ना। इसी तरीके से बेटा स्केलेटल स्ट्रक्चर के साथ सवाल पूछ लेगा। कोई स्केलेटल स्ट्रक्चर दे देगा, आपको बोलेगा ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है, इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट बनाओ। तो स्केलेटल का जवाब स्केलेटल में दे। समझ में आई मेरी बात? तो आपने ये सीखना है, स्केलेटल स्ट्रक्चर सीखना है। स्केलेटल स्ट्रक्चर में सीखने वाली क्या चीज है? सिर्फ एक की पॉइंट याद रखिएगा, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट अ कार्बन। हर कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा? कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जब आपने इस बात का ख्याल रख लिया ना, हर कार्बन जो है वो, हर कॉर्नर जो है वो कार्बन, तो मुझे यकीन है बेटा आपको स्केलेटल वाली बात समझ में आ जाएगी। तो अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ बच्चे अपनी तरफ से ये समझते हैं कि सर आपने इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए, तो इस स्ट्रक्चर में जिगजैग बनाना ज़रूरी है? नहीं ना बेटा, यही तो कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं। स्ट्रक्चर में जिगजैग बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बेटा कॉर्नर्स बनाने ज़रूरी हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मुझे यकीन है आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे सपोज करो बेटा, उसी को दोबारा देखिएगा, C5H12 है ना, इसे आप कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट मी टेल यू। देखो बेटा, एक तो मैंने अभी आपको बताया, 2 3 4 5, हो गया। एक और तरीका है, और यहाँ देखिएगा बेटा, 2 3, एक मिनट मैं इसको ज़रा, यहाँ देखिए बेटा, इसे आप ऐसे ही बना सकते हैं, 2 3 4 5, एक ही बात है, दोनों एक चीज है। तो पर्पस जिगजैग बनाना नहीं, पर्पस कॉर्नर बनाना है। और देखिए बेटा, लुक एट हियर, जैसे 2 3 4 5, समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? तो पर्पस जिगजैग बनाना नहीं है, बल्कि पर्पस क्या है बेटा, कि आप जो है वो कॉर्नर्स बनाए, जितने कॉर्नर्स उतने कार्बन बेटा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। स्केलेटल का मतलब होता है ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट आ कार्बन बेटा। तो टोटल कितने टाइप के स्ट्रक्चर हो गए बेटा? 4 टाइप के। सबसे पहला डिस्प्लेट, उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसके बाद कंडेंस, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्केलेटल। तो स्केलेटल ऐसा फॉर्मूला है बेटा जो आपने पहले ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा, तो इसको आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूँ। एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा बेटा, जो हम ओ लेवल्स में कभी कभी करते तो हैं, लेकिन यहाँ तो चूंकि सिलेबस में तो पूरा पूरा करना पड़ेगा बेटा, और वो है नोमेनक्लेचर। नोमेन नोमेनक्लेचर, इसे लोग नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं बेटा। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसे लोग आईयूपैक भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल
यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बेटा। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नाम सजेस्ट करती है बेटा, नेम ऑफ द ऑर्गेनिक। और इनके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, उन रूल की वजह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सजेस्ट कर सकते हैं बेटा। और हम इसको बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बेटा। अच्छा, इन्होंने ना पहले कुछ रूल्स बताए जिससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम सजेस्ट कर सकते हैं बेटा। वो रूल क्या क्या थे, लेट मी टेल यू। ओके, सबसे पहला रूल बेटा, सेलेक्ट दी, ये रूल बता रहा हूं, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेन कहीं से ब्रेक हो रही हो, टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो, इधर उधर। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यू चल रही हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, यूं करके थोड़ा एक कार्बन ऊपर है, ऊपर ले गए, फिर दूसरा कार्बन नीचे नीचे ले आए, ऐसा नहीं करना। कंटिन्यूअसली जो चेन चल रही होगी उसे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, GEST, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, पहली बात। दूसरी बात बेटा, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, identify the functional group, identify the functional group, then number the carbon chain, then number the carbon chain from the side and then number the carbon chain from the side where functional group, where functional group is नियर, बल्कि नियरर, करीब हो, वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज हो, करीब हो, नियरर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, तीसरा रूल देखिएगा, नेम द फंक्शनल ग्रुप, name the functional group and its position यू, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, यूज डाई ट्राई टेट्रा etc if same functional group repeat बेटा, if same functional groups repeat। अगर एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो बेटा उनके नाम लिखने से पहले डाई लिख दो।
एक जैसे 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, नाम लिखने से पहले ट्राई लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट रूल बेटा, रूल नंबर 4 देखिएगा। अच्छा, इसको लिखे नहीं, इसको मतलब जरा डायरेक्ट उसका रूल का जो है वो असूल रूल है वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो मतलब उसको वर्डिंग में लिखने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप दो नंबर एक दूसरे से सेपरेट करेंगे नाम लिखते वक्त, तो बेटा उनके बीच में लगाते हैं कॉमा। अगर आप किसी नंबर को किसी अल्फाबेट से सेपरेट करते हैं तो आप इनके बीच में लगाते हैं डैश। और बेटा अगर आप अल्फाबेट और अल्फाबेट को सेपरेट करेंगे ना, तो बेटा आप इनके बीच में देंगे स्पेस, ये जो मैंने दिया हुआ बीच में छोटा सा स्पेस दे देंगे, बस दैट्स इट। अच्छा, मैं बच्चों से एक खास रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अगर आपको ना सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप अच्छे से समझ आ जाए ना, अल्काइल वाला, बिलीव मी आपको नोमेनक्लेचर 90% आ जाएगी। और ये नोमेनक्लेचर कि मैं आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको नोमेनक्लेचर इतनी आनी चाहिए कि अगर आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख दिया जाए तो आपको पता तो हो ना इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बस ये इस काबिल होने चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले बेटा नंबर 1, सबसे पहली एग्जाम्पल, पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्काइल। अल्काइल चेन के नाम से पहले आता है, बिफोर चेन, सही है। चेन के नाम से पहले आता है, बिफोर चेन्स नेम, बिफोर चेंज नेम। अच्छा, अब एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, जैसे आपसे कोई पूछे चेन किसे कहते हैं, तो बेटा चेन का मतलब होता है मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसको बोलते हैं चेन। तो चेन का मतलब मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट। मैं आपसे कह रहा हूं बिफोर चेन, इसका मतलब मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट चेन के बाद लिखे। अच्छा, सिर्फ दो फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो चेन के नाम से पहले लिखे जाते हैं, बाकी सबको चेन के नाम के बाद लिखा जाता है। सिर्फ दो ही है, एक अल्काइल ग्रुप वाला, एक आखिर में आएगा हेलाइड या हेलोजन वाला। हेलाइड या हेलोजन और अल्काइल जो है ना बेटा, ये चेन के नाम से पहले आते हैं, बाकी सबको चेन के नाम के बाद रखा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ओ लेवल्स में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल से नहीं पढ़ते, यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल है। यस, मैंने आपको पहले कहा बेटा ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको इसमें पीएचडी करनी है, लेकिन ये जरूर है बेटा कि आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, ज़रा मेरा साथ दीजिएगा बेटा। मुझे उम्मीद है आपने ओ लेवल्स में कहीं ना कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में। थोड़ा सा मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बात समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मेरी हर एग्जाम्पल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बेटा, कुछ ना कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा, ये बेटा अब मैं इसका नेम देना चाहता हूँ। पहले मैं बैलेंस सेटिस्फाई कर दूँ। मैंने लिखा H3, मैंने लिखा H2, मैंने लिखा H3, मैंने लिखा H3 और मैंने लिखा H बेटा। अब आप देखें इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी है, ये रही बेटा। आप कहेंगे ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। अच्छा, अब अगर आप इस कंटिन्यूअस कार्बन चेन के अलावा देखें, तो जो कार्बन चेन के अलावा नज़र आ रहा है, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। ये जो ब्रांच निकली हुई है, ये क्या हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप बेटा। अच्छा, अब इस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो और बताओ ये क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। आपने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मीथाइल। अच्छा, अब आपने नंबरिंग करनी है फ्रॉम द साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियर।
अगर आप राइट से नंबरिंग करते हैं यानी कि 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप मीथाइल जिसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन बेटा अगर आप नंबरिंग 1, 2, 3 और 4 मेरे लेफ्ट से राइट पे कर रहे हैं तो बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, तो उसका मतलब इसमें नंबरिंग आपको लेफ्ट से राइट करनी पड़ेगी, लेफ्ट से राइट। आ जाएं, मैंने लिखा है बिफोर चेन नेम, चेन के नाम से पहले लिखना है इसको बेटा। तो आप कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख लें, फिर बाद में चेन का नाम लिख लेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। बेटा मिथाइल किस पोजीशन पर है? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स पोजीशन। किस पोजीशन पे? 2 पे। तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल बेटा। फंक्शनल ग्रुप फारिग। फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या लिखेंगे? चेन्स नेम। बेटा चेन कितने की है? 4 की। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। ओके, चेन का नाम हो गया। क्या इस पूरी चेन में सारे सिंगल बॉन्ड हैं? हाँ है। तो नेम के आखिर में क्या लगाओगे? एन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और चीज देखिए बेटा, ये एक नंबर है और एक अल्फाबेट है। 2 नंबर बेट नंबर और M अल्फाबेट, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में आपने क्या लगाया? कॉमा, ओ डैश। लेकिन अगर दो नंबर होते तो बीच में क्या लगाता? कॉमा बेटा। तो अब आप देखें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कर ली, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप कर लिया, उसके बाद नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम द साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरर कर लिया, उसके बाद नेम द फंक्शनल ग्रुप कर लिया एंड इट्स पोजीशन वो भी कर ली, उसके बाद चेन का नाम दे दिया बेटा। तो मुझे यकीन है अगर आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे ना तो इनशाला ये आपको मेरी बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। मैं बस आज यहीं तक रखता हूँ, इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा बेटा। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और इसके आगे चीज़ें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको जल्दी ख़त्म कर लें ताकि फिर हम अपने टॉपिक्स के ऊपर आ सकें बेटा। ये ज़रूरी है, नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक बेटा मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।